रिफॉर्मिंग, इसे बोलते थे स्टीम रिफॉर्मिंग। ये मेथड इसलिए चीप है, इसलिए इजी पड़ता है कि मीथेन तो नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग से हमें बहुत सारी मिल जाती है, और उस नेचुरल, हाँ जी क्या होगी, वाटर गैस बन जाएगी। हाँ बन जाएगी, वाटर गैस ठीक तो है। और वाटर गैस में से हम कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर से स्टीम से रिएक्ट करेंगे और ये बन जाएगा CO2 प्लस हाइड्रोजन। ये आपका हाइड्रोजन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, इफ यू रिमेम्बर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाँ जी अब आपको कह रहे हैं व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिमूव कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन अमोनिया इज ऑब्टेन्ड बाय हेबर्स प्रोसेस। अब वो कह रहे हैं कि हम इस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों को ही वहां पे क्यों नहीं भेज देते अमोनिया फॉर्मेशन में। हम इस कार्बन मोनोऑक्साइड को पहले रिमूव करते हैं और फिर उस रिमूवल के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड यानी नाइट्रोजन के पास रिएक्ट करने के लिए भेजते हैं। ये पॉइंट समझ आ गया? क्वेश्चन क्या है? हाँ जी। अब आपके पास सतनाम, आप क्या बोल रहे थे? सतनाम, हाँ जी बेटा सतनाम क्या बोल रहे थे? आपकी क्या हुआ? मैं बोल रही थी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर नहीं जाता, इसलिए नीचे बैठ जाएगी और हाइड्रोजन की वो ऊपर चली। अच्छा नहीं, हम तो रिमूवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कर रहे हैं। व्हाई वी वांट टू रिमूव कार्बन मोनोऑक्साइड? उनका क्वेश्चन है कि हमें कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों रिमूव करना चाहिए बिफोर गेटिंग दैट अमोनिया फॉर्मेशन। और कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट तो नाइट्रोजन जितना ही है, pretty 8। हम उसे हैवी वाला कंसेप्ट भी नहीं दे सकते। रीजन क्या हो सकता था? देखो, मीथेन प्लस स्टीम वी गेट कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हमें मिलेगा 3H2। ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, इसमें इक्विलिब्रियम आ सकता है। और अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करते हैं तो इन दैट केस हमारे पास प्रोसेस जो है फॉरवर्ड जाएगा। पहला फायदा तो ये हुआ कि रिमूवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड। एक दूसरा बड़ा फायदा है, हेबर्स प्रोसेस का कैटलिस्ट कौन है? आयरन, राइट? तो आपके पास कैटलिस्ट इज आयरन और ये आयरन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा टू गिव अस पेंटा कार्बोनिल आयरन। दिस इज फॉर्म्ड। अगर ये बन गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने आपके कैटलिस्ट को स्पॉइल कर दिया, और जब आपका कैटलिस्ट स्पॉइल हो जाएगा तो प्रोसेस को फॉरवर्ड नहीं ले जा पाएगा, राइट? The question is why we have to remove carbon monoxide before we go for ammonia formation. Your answer is iron will react with carbon monoxide to give us pentacarbonyl iron. ये उसका आंसर था। लेकिन अगर आप कैटलिस्ट प्लेटिनम यूज कर रहे हो, प्लेटिनाइज्ड कैटल लिखा हो ना, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस, इन दैट केस ये कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती। बेटा अगर हम प्लेटिनम को कैटलिस्ट यूज करते हैं ना, एस्बेस्टॉस, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस, तो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड उसको उतना हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचाती। इसीलिए हमने उसको मॉडिफाई कर दिया कि अगर थोड़ा बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड चला भी जाए तो प्लेटिनम को एटलीस्ट उतना हार्मफुल इफेक्ट नहीं मिलेगा जितना आयरन को मिलता था। ठीक है? So this is about the reason why we have to remove carbon monoxide. Reason is this will react with catalyst leading to the formation of pentacarbonyl iron, decrease the catalytic activity. The activity of catalyst will be reduced. हाँ जी बेटा बोलो। कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे निकालेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड को क्यों निकाला? यही तो बता रही हूँ बेटा कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर रह गया, आपका हेबर्स प्रोसेस में आयरन कैटलिस्ट है ना, समझ आ गया? तो वो जो आयरन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइन करके अपना कैटलिस्टिक जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो खो देगा, तो आपका कैटलिस्ट कम हो गया तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। जैसे मान लो हमने आयरन डाला तो जो एक्सपेरिमेंटल वर्जन्स होते हैं ना, एक्सपेरिमेंटली हमें मिला कि जब आफ्टर द रिएक्शन हमने देखा कि वहां पे पेंटाकार्बोनिल आयरन बना हुआ है और रेट ऑफ रिएक्शन जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं आ रहा। तो अगर रेट उतना नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं कोई गड़बड़ है। हाँ जी, ओके ओके ओके, ये आपको कैसे समझ आएगा? ये आपने पूरा पढ़ा, एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली?
अच्छा, हेबर्स प्रोसेस वाला कहाँ पे है? मुझे प्लीज बताओ जरा, है ना कहीं पे? हेबर्स प्रोसेस नहीं दिया हुआ? दिया हुआ है। हाँ, ये एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, ये नहीं कह रहे हो? ये तो आपने नहीं करवाया। हाँ, ये हेबर्स प्रोसेस तो दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि आयरन से रिएक्ट कर जाएगा। चलो आपने कर लिया ना, तो अच्छा हो गया, अब तो आ गया आपको। ठीक है, चलो और फिर बस चले आगे। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू कोलाइड्स। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। एस्बेस्टॉस बेटा सिलिकेट्स होते हैं। एस्बेस्टॉस आर सिलिकेट्स, शीट सिलिकेट्स। शीट्स बनती है ना जिसकी, एस्बेस्टॉस की शीट्स बनती है, प्लास्टिक जैसा होता है। ठीक है, जैसी शेडिंग नहीं करते, शेड डालते, कार शेड डालनी हो तो फिर प्लास्टिक की शीट नहीं डालते, ग्रीन कलर, वैसी ग्रीन सी प्रिंटेड शीट डालते हैं ना आजकल। तो उनमें वैसी शीट्स जो है एस्बेस्टोसिस शीट्स होती हैं, वैसी शीट्स बनती है उसकी भी। एस्बेस्टॉस एक सिलिकेट है, इट इज अ सिलिकेट। जैसे क्वार्ट्ज था वैसे ही एस्बेस्टॉस एक सिलिकेट है। ओके बेटा, नाउ लिसन केयरफुली। आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे। पहले हम चैप्टर का कंसेप्ट कर ले ताकि चैप्टर हमें जल्दी समझ आए। है सारी की थ्योरी, न्यूमेरिकल कोई भी नहीं है इस क्वेश्चन में। नाउ वी आर हैविंग, जरा मेरे पे फोकस कर लो समाना सेंटर आप लोग। समाना की वॉल्यूम कम करोगे, वो डिस्टर्ब होता है। हाँ जी, आपको कैसे पता समाना से शोर आ रहा है? अच्छा ठीक है। हाँ जी बेटा, लिसन, हमारा चैप्टर टॉपिक क्या है? ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। जब हम कहेंगे ट्रू, कोलाइडल एंड सस्पेंशन, तो तीन तरह के सॉल्यूशंस हमारे सामने हैं। लेकिन इन तीनों को समझने के लिए पहले तीनों का एक एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि जब आप पढ़ो तो आप उसके अकॉर्डिंग चलते चलो। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल जो आपके दिमाग में आएगा वो है वाटर प्लस सॉल्ट। पानी में नमक डाल दिया तो ये ट्रू सॉल्यूशन बनता है, और सबको पता है कि पानी में नमक डाला तो इट इज अ ट्रू क्लियर सॉल्यूशन। अब मैं जो भी पूछूंगी वो आप इस बात को सोच के जवाब दोगे कि नमक और पानी ट्रू सॉल्यूशन है, उसके बारे में आप सब एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे मैंने पूछा कि व्हाट इज द कलर ऑफ दैट सॉल्यूशन? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, नो कलर इज देयर। अगर मैं पूछूं कि इज इट ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट? ट्रांसपेरेंट। क्लियर हो रहा है? क्या आपको पार्टिकल्स दिखते हैं? नहीं दिखते। क्या थोड़ी देर बाद नमक नीचे सेटल हो जाता है? क्या टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है? गर्म पानी में नमक डाले जल्दी घुलता है कि नहीं? घुलता है। क्या फिल्टर करने से नमक अलग पानी अलग हो जाएगा? इट मीन्स अब आपको ट्रू सॉल्यूशन का कंसेप्ट समझ आ गया कि ट्रू सॉल्यूशन मीन्स नमक प्लस पानी का सॉल्यूशन ट्रू है। जो भी पूछा जाएगा इसी के अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। हाँ जी बेटा, क्या नहीं कराया बच्चे? 5.5 नहीं हुआ वो भी आपसे? आप बिगिनिंग एंड बिकम्स फास्टर। रीजन इज बेटा, एस्टर की हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं ना। एस्टर प्लस वाटर गिव्स एसिड प्लस एल्कोहल। ठीक है, इस इक्वेशन में एसिड एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। पहले तो हमने डाला ही नहीं, लेकिन जब खुद ही उसने एसिड बना दिया तो वही कैटलिस्ट भी था, तो उसका अपना ही प्रोडक्ट, उसका अपना कैटलिस्ट था। तो प्रोडक्ट हम कहते हैं ये रिएक्शंस ऑटो कैटालिटिक रिएक्शंस है, वो रिएक्शंस जो अपने लिए खुद ही कैटलिस्ट प्रोड्यूस कर लेती है। क्लियर हो? हाँ बेटा, नाउ कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर मैं पूछूं कोलाइडल सॉल्यूशन तो अब आपके दिमाग में कौन सा सॉल्यूशन आना चाहिए जिससे आप आंसर कर सको क्वेश्चन को? तो आपके दिमाग में जो सही वाला कोलाइडल सॉल्यूशन आएगा वो है चावलों का, उबले हुए चावलों का पानी, बॉइल्ड राइस, वाटर ऑफ बॉइल्ड राइस। जो हम पानी चावल बॉइल करते हैं तो उसमें से पानी निकाल देते हैं वो, या फिर अपने दिमाग में सूप ले लो। सूप तो आज समझ आ ही जाता है। ठीक है, चावल तो बॉइल होते पता नहीं आपने देखे निकाल के पानी पुनी के वहां मटर पुलाव ही खा लिया, लेकिन ये पक्की बात है कि आपके पास सूप इज क्लियर टू यू, स्वीट कॉर्न सूप। ठीक है, स्वीट कॉर्न सूप को जरा बीच में से वेजिटेबल्स हटा दो और स्वीट कॉर्न हटा दो, वो जो लिक्विड बचेगा दैट सूप। ठीक है, क्लियर सूप जिसे आप कह सकते हो, स्वीट कॉर्न क्लियर सूप, वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। हाँ जी बेटा बोलो। मिल्क एंड वाटर। अगला एग्जांपल हम ले सकते हैं दूध और पानी वाला, कि पानी में दूध डाल दें तो वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। दिमाग में दो सॉल्यूशंस आ गए।
पहला मैंने सूप बोला, सूप एक कोलाइडल सोल्यूशन है। सेकंड मैंने बोला दूध और पानी को मिक्स किया तो एक कोलाइडल सोल्यूशन है। तो कोलाइडल सोल्यूशन पूछने के बाद अब अगर मैं पूछूं तो क्या ये ट्रांसपेरेंट होगा? नो मैम, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट सा होगा, थोड़ा धुंधला धुंधला सा। क्या ये थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाता है? सूप अलग पानी अलग? क्या दूध अलग पानी अलग हो जाता है? नो मैम। नहीं होता। इट मीन्स अब हमें समझ आया कि ये सेटल नहीं होता, नीचे नहीं बैठ सकता। क्या इनको फिल्टर करने पे दूध अलग और पानी अलग हो जाता है? नो मैम। नहीं होता। क्या सूप को फिल्टर करने पे वो नीचे वाला बिल्कुल पानी पानी आ जाए और ऊपर सूप सूप का वो मटेरियल रह जाए? ऐसा नहीं होता। इट मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशंस को आप फिल्टर नहीं कर सकते लाइक ट्रू सॉल्यूशंस। ये पॉइंट समझ आ गया। लेकिन जब हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन सोचने के बाद आपके दिमाग में आना चाहिए पानी में रेत डाल दिया, सैंड, ठीक है, वाटर प्लस सैंड, सीधा दिमाग में आता है कि सैंड धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी, सेटल हो जाएगी। थोड़ी बहुत नहीं भी बैठेगी, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो शायद हवा में पानी में लटकते रह जाए, लेकिन मैक्सिमम सैंड नीचे बैठ जाती है, ठीक है, सैंड नीचे बैठ जाती है। सॉल्यूशन का कलर शुरू में देखा जब सैंड मिलाई और हिला दिया तो शुरू में तो बिल्कुल टर्बिड सा होता है, कुछ भी नहीं दिखता आसपास, कीचड़ जैसा, लेकिन धीरे 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 वो सेटल होता रहता है, ऊपर ट्रांसपेरेंट होता रहता है, नीचे बिल्कुल टर्बिड, टोटली कुछ नहीं दिखता आर पार, वैसा वाला। ये पॉइंट समझ आ गया? हाँ जी बेटा। जो पशुओं को मैं डाल के रखती हूँ, वो भी ऐसी होती है, जब हम पानी मिक्स करते हैं तो कौन सी होती है, लेकिन वो चीजें बैठ जाती है उस टाइम पर। क्या चीज? मैं साग कहते हैं पशुओं की फीड होती है। फीड, फीड, हाँ हाँ, खल जिसे बोलते हैं, वो किसकी फीड होती है? पशुओं को डालते हैं, जो चारा डालते हैं, जैसे फीड डालते हैं, वो भी ऐसी ही होती है। ओके, नाउ द सस्पेंशन पार्ट इज देयर। अब हमने कहा सस्पेंशन जो है नीचे बैठ सकती है, सेटल हो सकती है, इतना हमारे दिमाग में क्लियर है, इतना सबको समझ आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ किस चीज में आपको पार्टिकल्स दिख जाते हैं? यू कैन सी पार्टिकल्स इन विच केस? वाटर प्लस सॉल्ट में क्या आपको नमक के पार्टिकल्स दिखते हैं? नहीं दिख पाते, वो तो घुल ही चुके, सिर्फ उसका टेस्ट आता है, दिखते नहीं है। पानी में दूध डाल दिया, दूध के पार्टिकल्स दिखते हैं, मिक्स हो जाता है, प्रॉपरली मिक्स हुआ पड़ा होता है, हमें धुंधला धुंधला सा कुछ देख रहा है, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि वो पार्टिकल दूध का कौन सा वाला है। लेकिन सैंड के पार्टिकल्स साफ दिखते हैं। ये क्लियर हुआ? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन विच केस पार्टिकल साइज इज मैक्सिमम? In the suspension. In which case particle size is very small? In the true solution. True solution. तो नेचुरल कोलाइडल इन बिटवीन है, यानी अगर ट्रू और सस्पेंशन लिया जाए तो कोलाइडल सोल्यूशन उसके बीच वाली सिचुएशन है, ठीक है। पार्टिकल साइज ऑफ कोलाइडल क्या हो जाएगा? यस बेटा। जैसे हम बात करें पार्टिकल के साइज के बारे में, हमने उनको देखा कि वो सॉल्युबल है कि मतलब डिसअपीयर हो जाएगी। अगर मैं सॉल्ट को जो बेंजीन है तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो उसका साइज ज्यादा हो गया। नहीं, पार्टिकल साइज की बात ऐसे नहीं, जो डिसॉल्व हो रहा है वो छोटा नहीं है। हम कह रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्ट मस्ट बी डिसॉल्व्ड इन वाटर। अगर नमक को बेंजीन में डालते हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू बी डिसॉल्व्ड, वो डिसॉल्व ही नहीं हुआ, और जब डिसॉल्व नहीं हुआ तो कंसंट्रेशन का वर्ड ही नहीं आया। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें कंसंट्रेशन सेम थ्रू आउट होती है, यदि आप कहीं से भी उसे चखोगे या उसकी कंसंट्रेशन नोट करोगे इट शुड बी सेम। जब बेंजीन में नमक डालोगे तो नमक तो नीचे बैठ जाएगा, तो उसकी कंसंट्रेशन सेम थ्रू आउट आई नहीं, ठीक है। इसका मतलब वो ट्रू सॉल्यूशन ही नहीं था, तो हम उसको ट्रू में डिस्कस ही नहीं करेंगे। हम कहेंगे वो तो सस्पेंशन बन जाएगा, सॉल्ट नीचे बैठ जाएगा और बेंजीन में लटकता हुआ नजर नहीं आएगा हमें, तो सॉल्ट विल सेटल डाउन इन बेंजीन। नमक अगर बेंजीन में डाले तो घुलेगा ही नहीं, ठीक है। पार्टिकल साइज तो डिसोल्यूशन के बाद के पार्टिकल साइज की बात कर रहे हैं कि नमक हमें तो दिखता ही है नमक, लेकिन पानी में डालने के बाद ऐसा मिक्स हुआ, ऐसा घुल गया कि नमक दिखा ही नहीं, यानी सॉल्यूशन के अंदर नमक नहीं दिखा। जब बेंजीन में नमक डालेंगे वो तो दिखेगा, नीचे बैठेगा, राइट। ओके, नाउ इट इज 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तीनों के एग्जांपल्स आपके सामने है, मैंने वो एग्जांपल्स दिए हैं जो एटलीस्ट आपको सारे आंसर्स दे दें जो मैं पूछूं, ठीक है। ये वो एग्जांपल्स है, आइडियल से एग्जांपल्स जिनमें आपको सारे आंसर्स मिल जाते हैं, सो दैट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इनके बारे में पूछा जाए सो यू आर इन अ पोजीशन टू आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दीज एग्जांपल्स। गॉट इट? यहाँ तक समझ आ गया? अब हमारे पास जब हम कोलॉइड्स की बात करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो कोलाइडल सॉल्यूशन की एक खास बात नजर आती है, वो ये
कि कंसंट्रेशन वर्ड, अभी मैंने शिवम ने क्वेश्चन पूछा तो मैंने डिस्कस किया कंसंट्रेशन। ट्रू सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन इज गोइंग टू बी सेम थ्रू आउट। पूरी कंसंट्रेशन ऊपर से लेके नीचे तक जहां से मर्जी मैं कंसंट्रेशन कैलकुलेट करूं, मुझे सेम मोलारिटी, सेम मोलालिटी, सेम नॉर्मेलिटी नजर आएगी। लेकिन जो सस्पेंशंस है उसमें अंडरस्टूड है, ऊपर ऊपर पानी के अंदर अगर नमक पानी के अंदर हमने रेत डाल दिया, सैंड डाल दिया, हमें पता है नीचे नीचे सैंड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ऊपर ऊपर सैंड के पार्टिकल्स कम होते हैं, भारी पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं, हल्के पार्टिकल्स ऊपर तैर जाते हैं, तो कंसंट्रेशन इज नॉट सेम थ्रू आउट। अब क्वेश्चन आता है कि कोलाइडल में क्या होगा। कोलाइडल में दोनों सिचुएशंस नजर आती है। कोलाइडल में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर तो बहुत बढ़िया कोलाइडल सोल्यूशन है तो उसमें हमें नजर आता है कि कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट सेम थ्रू आउट। लेकिन अगर हमें कोलाइडल सोल्यूशन थोड़ा घटिया लेवल का, यानी बहुत बढ़िया कोलाइडल नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल पेंट, तो पेंट के कंटेनर को आपने देखा होगा, जब पेंट लेके आते हैं तो उसको हिलाना पड़ता है। बिफोर यूजिंग वी हैव टू शेक इट। उसे हिलाना है तो वो भी कोलाइडल सोल्यूशन, लेकिन हम उसे हिलाना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि वो नीचे की तरफ बैठने की टेंडेंसी रखता है, लेकिन पूरी तरह से बैठ नहीं पाता, नीचे सेटल नहीं हो पा रहा, लेकिन इट हैज टेंडेंसी टू गो डाउन। तो हम कहेंगे इट्स कोलाइडल सोल्यूशन बट इट्स कंसंट्रेशन इज नॉट सेम थ्रू आउट। अब क्वेश्चन ये आता है कि कोलाइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन और ट्रू तीनों हमारे सामने है। मैं अगर आपसे पूछूं कि ट्रू सोल्यूशन इज होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब है सॉल्ट और वाटर को मिक्स किया, थ्रू आउट सेम कंसंट्रेशन, सॉल्ट अपनी इंडिविजुअलिटी खत्म कर चुका है, नमक टूट गया, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, यानी अब पार्टिकल्स पानी में ऐसे मिक्स हो गए हैं कि वो पानी से अलग नहीं हो सकते। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं है, पार्टिकल्स अपनी इंडिविजुअलिटी खत्म नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे स्टार्च का एक मॉलिक्यूल मैंने पानी में डाला तो स्टार्च पानी में घुल तो गया, लेकिन ये नहीं कि स्टार्च खत्म हो गया, कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, सब घुलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। स्टार्च स्टार्च ही रहा, वो एक पॉलीमेरिक कंपाउंड है, वो ऐसे ही है लेकिन घुला हुआ है, इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, यानी एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स स्टेइंग टुगेदर, मूविंग हियर एंड देयर, and their individuality is not lost in colloidal solutions. Colloidal solution में दो चीजें मिक्स हुई हैं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के अंदर अपने आप को प्रॉपरली मर्ज नहीं किया, तो हम कहते हैं दोनों इंडिविजुअलिटी मेंटेन करके रख रहे हैं। एक हमारे पास लिक्विड फेज हो गया और एक वो जो कोलाइडल फेज है, जो कोलाइड बनेगा, तो हम इसे कहते हैं हेट्रोजीनियस। टू फेजेस आर देयर, वन इज कोलाइडल पार्टिकल फेज, अनदर इज लिक्विड फेज। हम एक को कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम और एक को बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। जो डिस्पर्स हुआ वो डिस्पर्स्ड फेज, जिसने अपने अंदर डिस्पर्स किया वो डिस्पर्शन मीडियम। राइट, जैसे पानी में सूप बना था, स्टार्च डाला, वाटर प्लस स्टार्च, सॉल्यूशन बन गया कोलाइडल। लेकिन उसमें कौन कौन सी दो चीजें, दो फेजेस कौन से एग्जिस्ट करेंगे, वन इज स्टार्च एंड अनदर इज वाटर। वाटर इज योर डिस्पर्शन मीडियम एंड स्टार्च इज योर डिस्पर्स्ड फेज। दोबारा सोचते हैं, पानी में दूध डाला हमने, पानी में दूध डाला, हमें लगता है कि दूध ने अपनी इंडिविजुअलिटी खत्म कर दी, मिक्सी तो हो गया था, प्रॉपरली मिक्स हो गया, थ्रू आउट सेम कंसंट्रेशन नजर आती है, दूध पूरी तरह से सफेद सफेद पानी नजर आता है। अब दूध के केस में हमारे पास था क्या, जो बीच में टंग गया है पानी के अंदर, जो मिक्स हुआ है, वो क्या चीज है, प्रोटीन्स है। अब प्रोटीन का मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, COOH एसिड ग्रुप, NH2 ग्रुप, कार्बन फैमिली इज देयर, लॉन्ग चेन पॉलीमेरिक इज देयर। तो वो पॉलीमर ऐसा नहीं कर रहा कि पानी में गया, कार्बन अलग, हाइड्रोजन नाइट्रोजन अलग, ऐसा नहीं हुआ। उस मॉलिक्यूल ने, इस पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल ने अपनी एग्जिस्टेंस को वैसे ही रखा, प्रोटीन प्रोटीन ही रही और पानी में घूमती रही। तो हम कहेंगे वहां पे दो फेजेस बन गए, वन इज प्रोटीन फेज, अनदर इज वाटर फेज। तो फिर से डिस्पर्जन मीडियम कौन सा हो गया, वाटर, एंड डिस्पर्स्ड फेज क्या हुआ, प्रोटीन्स। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को हम कभी भी होमोजीनियस नहीं कहते, हम उनको बोलते हैं हेट्रोजीनियस, बिकॉज टू फेजेस आर शोइंग देयर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, मिक्स हो गए हैं, ये वैसी बात है कि दो तीन फैमिलीज इकट्ठी रहना शुरू कर दें, इट डज नॉट मीन वो एक फैमिली बन गई, वो एक सोसाइटी बन सकती है, वो एक फैमिली नहीं बनती। अगर वो सारे मिलकर एक फैमिली बनाने तो ट्रू सॉल्यूशन, फिर बिल्कुल मिक्स हो गए, नाउ न्यू फैमिली, ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन अगर सारे अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखते हैं लेकिन रहते इकट्ठे हैं, तो इट इज अ सोसाइटी, न्यू सोसाइटी इज फॉर्म्ड, नॉट न्यू फैमिली इज फॉर्म्ड। ठीक है,
तो अब इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखने वाले केस में हमने इसको नाम दिया कोलाइडल सॉल्यूशन। अब बताओ सस्पेंशन में क्या हुआ, होमोजीनियस कि हेट्रोजीनियस? Heterogeneous. वो तो हमें दिख ही रहा था हेट्रोजीनियस है, लेकिन कोलाइडल हमें हेट्रोजीनियस दिखते नहीं है, लेकिन वो होते हेट्रोजीनियस है। ये समझ आ गया? गॉट इट? ओके बेटा, नाउ कोलाइडल सॉल्यूशन में सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स बोलती हूँ मैं, आप देखते जाओ। वी आर हैविंग पेंट्स, कोलाइडल, ठीक है। वी आर हैविंग साइटोप्लाज्म, मेडिकल स्टूडेंट्स को पता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। इवन नॉन मेडिकल वालों को भी आप पता है कि वो सेल जो होता है, एनिमल सेल, प्लांट सेल, उसके अंदर एक साइटोप्लाज्म होता है। दैट साइटोप्लाज्म इज अगेन कोलाइडल, वो भी कोलाइडल सा होता है क्योंकि उसमें प्रोटीन्स लटक रही होती है कुछ कुछ। नेक्स्ट इज स्मोक, स्मोक धुआं, Paint. स्मोक धुआं जो होता है, धुआं भी एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है। आप नोट करो कि जब धुआं होता है तो टर्बिडिटी आसपास दिख नहीं रहा होता, आर पार नहीं देख पाते आप, और उसमें कुछ पार्टिकल्स लटक रहे होते हैं, हैंगिंग पार्टिकल्स आर देयर, और वो पार्टिकल्स धीरे धीरे फैल जाते हैं तो हमें लगता है शायद फैल गए और ट्रू हो गया। अगर उस धुएं को बंद कर दिया जाए कंटेनर के अंदर तो हमेशा का हमेशा के लिए वैसा ही रहेगा, क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज कुछ ऐसा है कि ना तो वो ग्रेविटी के साथ नीचे जा पाता है, ठीक है, ना कभी सेटल कर पाता है, और ना ही वो कभी घुल पाता है, हवा में घुलता भी नहीं है और नीचे सेटल भी नहीं होता। हाँ जी बेटा बोलो। हम इसको क्या कहते हैं, धुएं को? दोबारा बोलो। Solid in gas. सॉलिड इन गैस क्यों कहते हैं? धुएं में कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में लटकते हैं, कार्बन पार्टिकल्स, अनबर्न्ड कार्बन जो हवा में लटकता रहता है, और कार्बन भी काला सा होता है। हाँ जी बेटा। नहीं, धुआं अगर गैस होता फिर तो दिखता ही नहीं ना, ठीक है। कि मान लो CO2 होता तो दिखता ही कहाँ हमें। वो धुआं जो है अनबर्न्ड कार्बन है, थोड़े बहुत कार्बन के पार्टिकल्स हैं। जैसे आप मान लो ऐसा करो कि कोयले को थोड़ा पीस लो,